जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। आगामी सोमवार यानी 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जो शुक्रवार 22 सितंबर तक चलेगा। अभी तक लोगों के दिमाग में चल रहा था कि आखिर यह विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है। इसकी अटकलों पर भी विराम लग गया है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए जारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दे दी गई है। बुलेटिन में बता दिया गया है कि विशेष सत्र में कौन कौन से विधेयक या बिल पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पर चर्चा होगी, वहीं लोकसभा में भी 2 बिलों पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी उनमें एक विधेयक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला भी है, जिसे राज्यसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है। इस साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। साल 2015 से चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर यह फैसला सुनाया गया था। सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक कानून बनाने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीते मानसून सत्र में 10 अगस्त को मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल भी पेश कर दिया, जिसका नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023। इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक बताते हुए इसका विरोध किया था। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर यह विधेयक है क्या। इस विधेयक के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर बैठा दिया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, यानी 3 लोगों की यह कमेटी होगी, जिसमें 2 सरकार के होंगे और 1 विपक्ष का। केंद्रीय मंत्री का चयन प्रधानमंत्री करेंगे। अब आप एक एक बात पर गौर करते जाइए। एक 3 सदस्यीय सर्च कमेटी होगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नाम तय करके सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी। इस सर्च कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा इसमें भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के 2 सदस्य भी शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगी और उनको दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी। और यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल मिलाकर कार्यकाल 6 साल से अधिक नहीं हो सकता। वहीं सिलेक्शन कमेटी के संविधान में किसी रिक्ति या खामी के कारण भी सीईसी और ईसी की नियुक्ति को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसमें एक क्लॉज और है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 5 के तहत ही हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सीईसी और ईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। विधेयक में कहा गया कि चुनाव आयोग का काम जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। ये रही उस विधेयक की मुख्य बातें जिसे भाजपा सरकार लेकर आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का अब तक कैसे चयन होता रहा है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 324 में विस्तार से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। हालांकि उसमें सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात भी कही गई है। सीईसी या ईसी की नियुक्ति के लिए कोई कानून न होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। अब तक राष्ट्रपति ही सीईसी और ईसी की
नियुक्ति करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से विपक्ष जोरदार तरीके से इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बिल को लेकर विपक्ष के साथ साथ कई विश्लेषक भी केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। नई कमेटी में तीनों व्यक्ति वही नजर आते हैं जो सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। इनमें से हो सकता है कोई पहली बार जीत कर आया हो और पहली बार नेता विपक्ष बना हो और कैबिनेट मंत्री बना हो। तो चुनाव लड़ने वाले ही मिलकर चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। क्या वे निष्पक्ष होकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे? अगर इसका जवाब भी यही है कि कांग्रेस के समय में ऐसा ही होता था, तो फिर मोदी सरकार ने नया क्या किया है, उससे बेहतर क्या बनाया है? ठीक है कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि नई व्यवस्था बन जाने तक चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में, लेकिन यह कौन सी व्यवस्था बन रही है कि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में चीफ जस्टिस हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यही है नई व्यवस्था। उनका तर्क है कि इस विधेयक के जरिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जगह दी थी, लेकिन नए विधेयक में उनका नाम नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस कमेटी में शक्ति का संतुलन नहीं रखा गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता का अब इसमें कोई रोल ही नहीं बचा। यदि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की किसी नाम पर सहमति बन जाती है, फिर इसमें विपक्ष के नेता की आपत्ति का कोई सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि बहुमत तो उन्हीं के पास है। यानी गेंद और बल्ला दोनों सत्ता के पास ही है। विपक्षी नेता की भूमिका स्टेडियम में मैच देख रहे दर्शक सरीखी भर है। आलोचक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एक ओर जहां सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में जो कमी थी उसको पूरा कर रही है, वहीं वो चुनाव आयोग की स्वायत्तता से भी समझौता कर रही है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट मंत्री क्या अलग राय रख पाएंगे या वहीं पर जाकर साइन करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे? तो फिर प्रधानमंत्री के रहते हुए कैबिनेट मंत्री को लाने की जरूरत क्या है? एक कप चाय और 4 नमकीन बिस्किट भी बच जाएगा। 2 सदस्य एक ही सरकार के होंगे, क्या यह उचित होगा? इसलिए लोगों के मन में यह आशंका है कि कहीं चुनाव आयोग का टाइम तो पूरा नहीं हो गया। जब चयन प्रक्रिया एक तरफा होगी तो इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। अब मांगे उठ रही हैं कि केंद्र सरकार को सिलेक्शन कमेटी की समीक्षा करनी चाहिए और इसे अधिक संतुलित बनाना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जा सके। मांग हो रही है कि इस सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष की मजबूत उपस्थित होनी चाहिए। साथ ही सर्च कमेटी में कानूनी जानकारों को शामिल किया जाना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लेकर आई, जबकि उसे राज्यसभा में इसको पेश करने से पहले इस पर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। तो रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।